हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी ओजोन का जो लेयर है वो धीरे धीरे जो कम हो जाता है, इस टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आप इससे पहले ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में बहुत कुछ जान भी चुके होंगे ना, तब पर भी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा मिलने को मिलेगा जो आप मिस कर गए हैं। जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन का यूनिट जो होता है, हम ऐसे हमें बताया जाता है या फिर हम याद कर लेते हैं कि ओजन का जो यूनिट होता है वो डॉप्सन होता है। बट डॉप्सन क्या है? मतलब डॉप्सन मतलब किस तरह उसका वॉल्यूम है, उसका लंबाई है, चौड़ाई है, क्या है, कितना मिलीमीटर, कितना सेंटीमीटर, कितना डेसीमीटर, एक्चुअली में होता क्या है, इस डॉप्सन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। या तो फिर ये ओजन लेयर, हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि ओजन जो गैस है, मतलब जो O3 होता है, जो O3 होता है, ये O3 का सब क्या एस्ट्रोटोस्फियर में ही मिलता है? नहीं, उसका सब एस्ट्रोटोस्फियर पे नहीं मिलता है। वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद ये जानेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या रोल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या रोल है ओजोन लेयर डिप्लेशन में। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये जानिए कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, मान के चलिए कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर में एटमोस्फियर है। फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, उसके बाद एस्ट्रोटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर होता है। मतलब लेयर क्या, वहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल, ये जो ऑक्सीजन का जो ये मॉलिक्यूल है थ्री, मतलब ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स यानी ओजन, ये जो O3 आप देख रहे हो, O3 यानी एक मॉलिक्यूल्स बना हुआ है थ्री एटॉम्स से। एक ऑक्सीजन का एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो बनने में तीन एटम लगा हो, थ्री एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल को ओजन कहेंगे। और O2 जो होता है, इसमें दो एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है, इसे डाईएटमिक ऑक्सीजन कहा जाता है, इसे ट्राईएटमिक ऑक्सीजन कहा जाता है। तो ये जो ट्राईएटमिक ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन का एक लेयर। इसको बोला जाता है ओजोन का एक लेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे आप ये जानिए कि ये 90% ही होता है, इसका 10% आपको ट्रोपोस्फियर में मिलेगा। यह बात आपको शायद न्यू लगेगा यहाँ पे। मतलब ओजोन लेयर में ओजन का 90% ही रहता है और बाकी 10% ओजन आपको ट्रोपोस्फियर में मिलेगा। तो अब देखिए, ये जो ओजन का लेयर हुआ, ओजन का लेयर का यूनिट होता है डॉप्सन, इतना ही हम जानते हैं। बट इससे बाद में, इससे आगे हम यह जानेंगे कि एक डॉप्सन बराबर क्या होता है। एक्चुअली में जो ये डॉप्सन है वो इसके वेट को, वॉल्यूम को, इस सब को कुछ नहीं मेजरमेंट करता है। डॉप्सन जो यूनिट है उससे इसका थिकनेस मेजरमेंट किया जाता है। मान के चलिए ये जो आप देख रहे हो इतना मोटा है, तो इसका मोटा कितना है, ये वाला इतना ही मोटा है। तो ये जो मोटापा है ये कितना डॉप्सन है, मतलब डॉप्सन ऐसा यूनिट है जिससे ओजन का लेयर का मोटाई मापा जाता है कि वो कितना ज़्यादा उसके अंदर मोटाई है, तो फिर कितना ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक डॉप्सन बराबर होता है 0.01 mm। एक डॉप्सन का बराबर होता है, एक डॉप्सन मतलब बोलेंगे एक डॉप्सन ओजन है, मतलब 0.01 मिलीमीटर ही चौड़ा है, 0.01 मिलीमीटर। अब स्केल में देख लेना कि 0.01 मिलीमीटर कितना छोटा हो सकता है। तो शायद नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे भी। तो 0.01 मिलीमीटर एक थिकनेस होता है डॉप्सन का, मतलब एक डॉप्सन का बराबर 0.01 मिलीमीटर होता है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि CFC का इसमें कैसा रोल होता है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ओजोन लेयर को डिप्लेशन CFC सबसे ज़्यादा करता है। और उसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्साइड लाइक NO, फिर NO2 एटसेट्रा, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वह सब ओजोन लेयर डिप्लेशन में बहुत ज़्यादा मतलब अपना रोल निभाता है। लेकिन देखिए, अब ये जो है ना NO का जो प्रोडक्ट्स है, ये सब ये एक मॉलिक्यूल्स इसके एक दो तीन पाँच इसी तरह मॉलिक्यूल्स को क्षति पहुंचा सकता है। बट ये जो CFC है, ये जो आप देख रहे हो CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का
एक मॉलिक्यूल्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल इसके लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल 1 लाख से भी अधिक मॉलिक्यूल को ये मतलब डिस्ट्रॉयड कर सकता है। यानी गलती से आप यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर आप एक कम से कम एक CFC के मॉलिक्यूल को छोड़ोगे एक, तो वो इसके 1 लाख मॉलिक्यूल को खत्म कर सकता है। अभी हम उसको डिटेल में जानेंगे कि ये कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं। देखिए, इससे पहले हम एक वीडियो में यह जान लेते हैं कि ये जो CFC होता है ये ग्रीन हाउस गैस भी है, मतलब ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी अगर मान के चलिए कि सन रेज है, अगर इधर से मान के चलिए सन से इधर से लाइट आ रहा है और हमारे एटमॉस्फेयर में अगर CFC है, तो इसका जो इंफ्रारेड रेडिएशन आएगा, अब लहित रश्मि, अब इसका जो इंफ्रारेड रेडिएशन आएगा वो अगर एब्जॉर्ब करेगा, तो यह एब्जॉर्ब करेगा तो ये इसका वाइब्रेशन मोशन में जाएगा और ये गर्मी बना के रखेगा, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करेगा। बट अगर ऐसा CFC जो यहाँ से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, वो भी कौन सा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ थोड़ा बड़ा होता है, उसको अगर एब्जॉर्ब किया तो ये CFC जो होता है वह एक्टिव क्लोरीन में टूट जाता है, ठीक है। एक्टिव क्लोरीन का मतलब होता है हमेशा ही क्लोरीन, इस तरह क्लोरीन में हमेशा एक्टिव क्लोरीन जब भी बोला जाएगा सक्रिय क्लोरीन का परमाणु क्योंकि इसमें 2 नहीं है इसलिए परमाणु है, तो उसमें उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन दिखाया ही जाना चाहिए। ये जो आप इस तरह इलेक्ट्रॉन देखोगे ना, जो सक्रिय होता है एक्टिव क्लोरीन परमाणु एटॉम्स होता है, या तो फिर सक्रिय क्लोरीन का जो परमाणु होता है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाना ही पड़ेगा, या तो फिर उसे आप थर्ड ब्रैकेट के द्वारा लिख सकते हो। ये सारे चीज सब नोट करने वाले हैं। तो एक CFC जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्टिव क्लोरीन में टूट जाता है, ठीक है। अब ये बात आप हमेशा ही कान अच्छा से समझ लीजिए कि जहाँ कहीं भी आपको एक्टिव दिखे, चाहे वह एक्टिव क्लोरीन हो, एक्टिव ऑक्सीजन हो, या तो फिर एक्टिव हाइड्रोजन हो, मान के चलिए ऐसा, तो वह हमेशा ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब यह अगर बनेगा तो फिर किसी को ना किसी को बिगाड़ेगा, ये खुद बिगड़ा हुआ बंदा होता है, मतलब कभी भी, इसीलिए इसका नाम ही है एक्टिव क्लोरीन या तो फिर सक्रिय क्लोरीन। ये जो सक्रिय क्लोरीन है इस तरह का, ये हमेशा कभी भी हमेशा अकेले नहीं रह सकता है। यह सामने जो भी मॉलिक्यूल्स मिलेगा, मतलब ये अगर ये जो CFC का मॉलिक्यूल है यह एक्चुअली में क्या होता है जानते हो, ये इनएक्टिव होता है, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट से ही ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। तो ये अगर धीरे 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 अगर ओजोन लेयर के सामने तक पहुंच गया तो फिर वहां पे जाने के बाद देखिए, अगर अल्ट्रावायलेट इसे तोड़ देता है उसके बाद, तो अल्ट्रावायलेट तोड़ने के बाद ये एक्टिव क्लोरीन में बन जाएगा, और एक्टिव क्लोरीन जो रहेगा वो एक्टिव क्लोरीन सामने जो हमको ओजोन का मॉलिक्यूल मिलेगा उसके साथ बॉन्ड बना उसको तोड़ने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। कभी भी एक्टिव क्लोरीन दिखेगा, सक्रिय क्लोरीन दिखेगा, ये हमेशा ही अनस्टेबल होता है। तो उसके बाद यहाँ मिलने के बाद इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके शेयर करके ये मोनो क्लोरीन ऑक्साइड बनाएगा, मतलब Cl का एक और ऑक्सीजन। देखिए, मोनो क्लोरीन का ऑक्साइड बनाया, मोनो क्लोरीन का ऑक्साइड बन जाएगा, फिर यहाँ क्या बचा, फिर O2 बचा, तो O2 तो रिलीज हो जाएगा क्योंकि वो स्टेबल है। तो उसके बाद आप इस फॉर्मेट को देखो, ये जो आप मोनोक्लोरीन का जो ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, ये क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। हाँ, तो CFC क्या टूटा, Cl इसमें टूटा, और ये जो Cl है ये O3 के साथ बन के मोनोक्लोरीन का ऑक्साइड बनाता है,
और उसके बाद O2 बनाता है। देखिए इधर का 2, इधर 2, एक एक्स्ट्रा था वो यहाँ पे। तो अब ये जो बनेगा, आप बोलो ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लेना चाहेगा, और इसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन यानी ये भी 1 लेना चाहेगा। तो टेंडेंसी इसका भी माइनस होने का रहता है, इसका भी माइनस होने का रहता है। और हमेशा ही एक्टिव जो रहता है ये इसलिए बॉन्ड बनाना चाहता है ताकि इसका अनस्टेबिलिटी खत्म हो, यानी ये स्टेबल हो सके, इसीलिए ही ये बॉन्ड दूसरों से बनाना चाहता है। लेकिन जब भी ये ऑक्सीजन मतलब ओजन को तोड़ता है इस फॉर्मेट में, तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसके कंपेयर में कम ही होता है, लेकिन ये भी अनस्टेबल होता है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन 2 लेगा, लेने का टेंडेंसी, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहर में, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, इसीलिए ये फिर से अनस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन लेने का ही टेंडेंसी होता है। एक का देने का एक का लेने का टेंडेंसी होता तो फिर स्टेबल हो जाता, इसीलिए ये फिर इस तरह से टूट जाएगा, ये इस तरह से फिर टूट जाएगा। और हमारा ये जो ClO मतलब क्लोरीन का मोनोऑक्साइड है, ये फिर से कोई एक ओजन मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा, फिर से कोई ओजन मॉलिक्यूल के पास जाएगा, और फिर क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे 2O2 मतलब O4 हो जाएगा, तो 2O2 यानी 2 ऑक्सीजन बनाएगा, और फिर से क्या हुआ, Cl एक्टिव, यानी ये एक्टिव का साइन है, तो Cl एक्टिव फिर से बन गया। ये Cl एक्टिव जो है ये हमें फिर से ये काम करेगा, फिर ओजन को कोई ओजन के मॉलिक्यूल के पास जाएगा और फिर एक लेने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंट है, कमी है, तो फिर इससे एक ले लेगा। इसके एक लेने के बाद ये फिर से क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा और फिर ऑक्सीजन बनाएगा। फिर आप उसके बाद ये जो अनस्टेबल बनेगा ये फिर से ओजन के और एक दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल को भी अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, जिससे ऑक्सीजन में चेंज कर देगा, इसको ऑक्सीजन में चेंज कर देगा, और फिर ये अपने आप खुद एक्टिव क्लोरीन में फिर से चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए अनस्टेबल था, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाया, बट फिर से अनस्टेबल, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो फिर से ये टूट जाएगा। फिर से टूटने के बाद उसके बाद फिर से ये एक्टिव क्लोरीन बनाएगा, फिर से एक्टिव क्लोरीन यहाँ जाएगा, और ये साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहेगा। यानी एक मॉलिक्यूल से जो भी Cl एक्टिव Cl बनेगा, वो एक्टिव Cl एक बार फिर इस तरह करके यहाँ पे तोड़ा एक ओजोन के मॉलिक्यूल को, फिर यहाँ पे एक अलग तोड़ा, फिर अलग तोड़ा, और वह सबको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता जाएगा। और ओजोन का लेयर मतलब वो जो O3 है, ये O3 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, O2 में कन्वर्ट कर रहा है, बट O3 तो कम हो जा रहा है ना, तो O3 धीरे 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 कम होता जाएगा। और कितना कम होगा, यानी एक मॉलिक्यूल कम से कम लाख मॉलिक्यूल, कम से कम बोले ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए ये टॉपिक को अच्छा देखिए, ये जो एक मॉलिक्यूल CFC है, एक मॉलिक्यूल CFC से एक क्लोरीन का एक्टिव एटम बना, वो एक्टिव एटम जो है, वो एक्टिव एटम इस मॉलिक्यूल्स को इस तरह एक बार तोड़ा, इसके बाद बार बार ये प्रोसेस हर बार चलता जाता है, और एक क्लोरीन का परमाणु बहुत सारे ओजोन के अणु को तोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते रहता है। इसीलिए ओजोन लेयर डिप्लेशन में सबसे ज़्यादा अहम रोल Cl का ही होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही होता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ ऐसा जाना जो हमें सही से आज तक बताया नहीं गया होगा। अगर ऐसा है या तो फिर सच में आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इनमें से पहले से सब मालूम था या तो फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइंस के टॉपिक के साथ, और फिर वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ नए जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना, ताकि दूसरे कोई भी कुछ ना कुछ सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किताब में आपको एरियल ऑक्सीजन लिखा हुआ बहुत जगह मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब जानते हो? एरियल ऑक्सीजन का मतलब होता है हवा में जो ऑक्सीजन रहता है। देखिए ऑक्सीजन तो बहुत जगह है, वाटर में ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में भी ऑक्सीजन है, इस तरह बहुत ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे ऑक्सीजन है। बट जब आपको आपके बुक में बहुत ही जगह एरियल ऑक्सीजन लिखा हुआ रहेगा, तो एरियल ऑक्सीजन का मतलब होता है ऐसा ऑक्सीजन जो हवा में मिलता है फ्री, हवा में फ्री स्टेट में जो ऑक्सीजन रहता है उसे एरियल ऑक्सीजन कहा जाता है। ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है।